सतना जिले के संपूर्ण परिचय पार्ट 3 के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सतना जिले के सभी नदियां और उनकी संपूर्ण जानकारी, और साथ ही हम पढ़ेंगे सतना जिले के सभी जलप्रपात और उनकी संपूर्ण जानकारी। एक बार देख लेते हैं हम पिछले पार्ट में क्या पढ़ चुके हैं। तो पिछले पार्ट में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, आप एक नज़र में देख सकते हैं। और इसके साथ ही पार्ट 2 में ये सारी चीजें एक पॉइंट और दूसरा नंबर पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 3 में हम ये दोनों पढ़ेंगे। इसके आगे आने वाले जो पार्ट हैं वो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जिसको भी यार ये सारी चीजें पढ़ना है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक कर लेगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट की जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए आ जाते हैं अपने सतना जिले की जो नदियां हैं उस वाले पेज पे। सतना जिले की जो प्रमुख नदियां हैं, वो सबसे प्रमुख नदी है टोंस नदी। यहाँ पास हम नाम पढ़ लेते हैं, इसकी आगे डिटेल में हम पढ़ लेंगे। सेकंड में है सतना नदी, थर्ड में मंदाकिनी नदी, और फोर्थ में अमरण नदी, 5 में सिमरावल, और 6 में बागिन नदी, और 7वें नंबर पे गोदावरी, और 8वें नंबर पर मानसी नदी। अब इसकी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पास हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लाइन बाय लाइन पूरी डिटेल पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे सतना नदी की संपूर्ण जानकारी के अंतर्गत टोंस नदी, जिसे हम तमस नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह सतना जिले की मुख्य जीवन रेखा कही जाती है। यह सतना जिले की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जिसमें पौराणिक ग्रंथों में इसे तमसा कहा गया है। इसे टमस या तमसा भी बोला जाता है आम भाषा में। इसके बाद इसका उद्गम क्षेत्र मैहर के पास झुकेही में के अंतर्गत कैमूर पहाड़ियों के तामाकुंड से निकलती है। इसके बाद बहाव व संगम यह सतना जिले से बहते हुए रीवा की ओर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सिरसा प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, यानी कि यह झुकेही जो कि अब मैहर जिला में आने लगा है, यह कटनी के पास है। तो वहां के तामाकुंड से निकलती है, और वहां से चलते चलते सतना जिला से होते होते रीवा से होकर के उत्तर प्रदेश पहुंच जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है। इसका महत्व, इसके तट पर मैहर, चित्रकूट और बिरसिंहपुर जैसे धार्मिक स्थल बसे हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने वनवास की पहली रात इसी टमस नदी के तट पर बिताई थी। ठीक है, इसके जो इस नदी में पड़ने वाले जो भी प्रसिद्ध स्थल हैं, धार्मिक स्थल, वो है मैहर है, चित्रकूट है, और बिरसिंहपुर में भी एक आध दो मंदिर हैं, वो भी इसी नदी के तट पर मिलते हैं। और सतना नदी के जो पहचान है, एक सतना नदी के नाम से भी जानी जाती है। यह सतना की दूसरी नदी है। यह छोटी है लेकिन जिले के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके नाम पर ही सतना शहर और जिले का नाम पड़ा। यानी कि ये जो सतना नदी है वो सतना जिले के बीचों बीच होकर बहती है। इसके बाद और ऐसा माना जाता है कि जो सतना जिला का नाम पड़ा है वो इसी सतना नदी के नाम पर ही पड़ा है। इसके अलावा भी बहुत सारे तथ्य हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद उद्गम, इसका उद्गम पन्ना की पहाड़ियों के पूर्वी ढलानों सतना जिले के उत्तरी हिस्से से होता है। यह नदी रघुराज नगर और नागौद क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए आगे चलकर टोंस नदी में समाहित या विलीन हो जाती है। यह पूरी तरह से जिले के आंतरिक जलमार्ग का हिस्सा है, यानी कि यह पन्ना साइड से इसका उद्गम स्थल है, तो वह नागौद क्षेत्र से होते हुए रघुराज नगर यानी कि सतना में प्रवाहित होते हुए टोंस नदी में जाके मिल जाती है। यानी कि ये भी जो सतना नदी है कहाँ मिल जाती है, टमस नदी में। इसके बाद मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी को जिसे पयस्विनी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से विंध्य क्षेत्र की सबसे पवित्र नदियों में माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका पहले तो इसका उद्गम स्थल सतना जिले की मझगांवा तहसील के मड़वा नामक वनांचल क्षेत्र से होता है। यानी कि सतना जिले की एक तहसील है मझगांवा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, और उसी के एक गांव से मड़वा नाम का है, वहां से इसका उद्गम होता है। इसका यह क्यों इंपॉर्टेंट है? यह नदी पवित्र नगरी चित्रकूट, यानी कि आपने सुना होगा नाम चित्रकूट, से बीच से होकर बहती है।
साथ में इसी नदी के तट पर सती अनसुईया आश्रम, जानकी कुंड और सबसे प्रमुख जो चित्रकूट का है रामघाट, जहाँ कोई भी जाता है तो यहाँ स्नान करना बहुत जरूरी होता है, इसी नदी के किनारे स्थित है। माना जाता है कि वनवास काल में माता सीता इसी नदी में स्नान करती थी, आगे जाकर यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो इसका जो समागम स्थल है वो यमुना नदी है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अमरण नदी। अमरण नदी यह एक छोटी नदी है, बहुत बड़ी नदी नहीं है, आपने सुना भी शायद ही हो। यह जिले की छोटी और मौसमी नदी है, जो मुख्य रूप से स्थानीय कृषि व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। यानी कि ये बरसात के मौसम में तो अच्छी भराव में रहती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती जाती है वैसे वैसे कम होती जाती है। इसका उद्गम स्थल नगौद तहसील के भिगौरा क्षेत्र के पास होता है और इसकी विशेषता यह है कि यह नदी में मुख्य रूप से नागौद और उसके आसपास के ग्रामीण अंचलों की प्यास बुझाती है, सिंचाई के काम आती है। मानसून के बाद इसके जलस्तर की काफी अच्छा रहता है, लेकिन गर्मियों में यह संकुचित हो जाती है। यानी कि जो भी इसका भराव है, जल भराव, तो वो बरसात के मौसम में तो अच्छा रहता है, फिर लेकिन जैसे जैसे गर्मी आती जाती है वैसे वैसे ही कम होता जाता है। 5वें नंबर पर है सिमरावल नदी। सिमरावल नदी भौगोलिक स्थिति इसकी जो है, यह नदी भी सतना जिले की एक छोटी सहायक नदी है और इसका बहाव सतना जिले की अधिकांश नदियां उत्तर पूर्व की ओर बहती है। वहीं सिमरावल और सतना नदी का झुकाव दक्षिण पूर्व की ओर देखा जा सकता है। यह अंततः टोंस नदी का हिस्सा बन जाती है। यह भी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? टोंस नदी। टोंस नदी में इसके बाद बाघिन नदी। तो बाघिन नदी क्या है? यह सतना और पन्ना जिले की सीमाओं को छूती हुई बहने वाली एक छोटी पथरीली नदी है। मतलब ये छोटी छोटी नदियां हैं। ये मुख्य रूप से जो नदियां थी वो ऊपर की 3 नदियां थी। इसकी विशेषता और आकर्षण, यह नदी अपने सुंदर प्राकृतिक जलप्रपातों के लिए जानी जाती है। सतना के वृद्धकूट पर्वत और धारकुनी के घने जंगलों के पास इस नदी से प्रवाह से सुंदर दृश्य बनते हैं, जहां मानसून के दौरान स्थानीय लोग पिकनिक मनाते आते हैं। यानी कि आपने सुना होगा सतना का वृद्धकूट जो पर्वत है वहां यह नदी होकर बहती है, और धारकुनी आपने भी सुना होगा, सतना जिले का जो एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, वहां भी यह नदी बहती है। आपको अगर घूमना है तो आप धारकुनी आश्रम घूम सकते हैं और वृद्धकूट पर्वत भी घूम सकते हैं। इसके बाद आते हैं गुप्त गोदावरी। यह एक भूमिगत नदी है, यानी कि अंदर ही अंदर ज्यादा बहती है। इसके बाद कहीं कहीं क्षेत्रों में ऊपर निकलती है, यानी कि जैसे चित्रकूट के एक अनोखी अत्यंत भूमिगत नदी संरचना है। यह इसकी विशेषता है कि पहाड़ों के भीतर 2 गुफाएं हैं, जिनमें से एक संकरी गुफा के अंदर घुटनों तक पानी बहता है। एक प्राकृतिक जलधारा को गुप्त गोदावरी नदी कहा गया है, जो गुफा के बाहर निकलकर थोड़ी दूर तक भूमिगत हो जाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो गुप्त गोदावरी नाम है इसका, यह नदी के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि यह 2 गुफाओं के बीच से होकर बहती है। बीच में थोड़ा सा यह ऊपर, मतलब आपको वहां नहाने धोने की लिए है तो वह ऊपर निकल आती है, बाकी जगह अंदर रहती है। यह गुप्त गोदावरी है, चित्रकूट के पास में ही है। आप यहाँ भी घूमने के लिए जा सकते हैं, बहुत अच्छा स्थल है। मानसी गंगा, इसका उद्गम सतना जिले की रामनगर तहसील के स्थित गिद्धराज पर्वत से निकलती है और इसका महत्व धार्मिक मान्यताओं के कारण इसे स्थानीय स्तर पर बेहद पवित्र माना जाता है और रामनगर क्षेत्र के छोटे नदी नालों में जल संचार करती है। इसका जो नाम इसलिए है क्योंकि ये जो रामनगर क्षेत्र है, यहाँ इसका मतलब मुख्य स्थान माना जाता है, क्योंकि वहीं के इलाकों में ये अपना इसका आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। इसी तरह की और वीडियो में आपको बताता रहूंगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पास हम नाम पढ़ लेते हैं जो भी सतना जिले के जलप्रपात हैं। तो सबसे पहला जलप्रपात आता है धारकुनी जलप्रपात, और सेकंड में आता है भरहुत जलप्रपात, तीसरे नंबर पे आता है सबरी जलप्रपात, और चौथे में गुप्त गोदावरी, 5वें में माधवगढ़ जलप्रपात, 6वें नंबर पर आता है गिद्धराज जलप्रपात। इसके अलावा सतना में पूर्वा वाटरफॉल है और बहुत सारे छोटे छोटे हैं जो हम आगे पढ़ने वाले। तो चलिए एक एक करके सभी की डिटेल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है धारकुनी जलप्रपात। इस जलप्रपात में यह सतना जिले के सबसे शांत और पवित्र घने जंगलों के बीच स्थित जलप्रपात, यानी कि धारकुनी का जो आश्रम है बहुत ही शांत इलाका है, वहां है।
और यह मझगांवा, यह इसका जो स्थान क्षेत्र है मझगांवा में है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा में स्थित है। यह, इसकी विशेषता क्या है? पहाड़ों से गिरती हुई प्राकृतिक धारा एक गहरा सुंदर कुंड बनाती है। घने पेड़ों से घिरे होने के कारण यहाँ की सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती है, जिससे यहाँ का वातावरण हमेशा ठंडा जादुई रहता है। आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य चाहने वालों के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। यानी कि जो ये कुंड है वो नीचे गहराई में है और इसके चारों तरफ से बहुत सारे पत्थर हैं ऊंचे में और पूरा पेड़ लगे हुए हैं, तो जिसकी वजह से ये बहुत सुंदर दिखाई देता है, केवल पानी की आवाज ही आती है। इसके बाद आता है बरहुत जलप्रपात, जिसे लक्ष्मण धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह जलप्रपात ऐतिहासिक महत्व वाले क्षेत्र में एक छोटा सा सुंदर झरना है। बहुत बड़ा तो नहीं है ये, लेकिन देखने लायक है। बौद्ध स्तूप स्थल बरहुत उचेहरा ब्लॉक के पास स्थित पहाड़ियों के बीच यह झरना बनता है। और इसकी विशेषता क्या है? मानसून के दौरान पहाड़ियों का पानी इकट्ठा होकर नीचे गिरता है। यह बेहद ही आकर्षक रूप ले लेता है और इसे स्थानीय लोग इसे लक्ष्मण धारा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पहाड़ों की चट्टानों से रिश्ता पानी पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जलप्रपात है वो सबरी जलप्रपात है। यह मझगांवा और चित्रकूट क्षेत्र के पास स्थित है। यह जलप्रपात सतना और चित्रकूट के सीमावर्ती जंगली अंचल में स्थित एक बेहद खूबसूरत जलप्रपात है। इसकी स्थिति जो है यह मझगांवा तहसील के अंतर्गत घने वनों के बीच में है और इसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। यहाँ नदी की पानी चौड़ी चट्टानों के ऊपर से सीढ़ी नुमा आकार से नीचे गिरता है। इसका बहाव बहुत तेज नहीं होता, इसलिए लोग पानी में उतरकर नहाते हुए समय बिताते हैं। यह घने पत्थरों और प्राकृतिक हरियालों से घिरा हुआ है। इसके बाद आता है गुप्त गोदावरी जलप्रपात। तो यह पारंपरिक झरनों जैसे खुला झरना नहीं है, बल्कि एक अनोखा गुफा जलप्रपात है। ठीक है, स्थिति पवित्र नगरी चित्रकूट सतना जिला में स्थित प्रसिद्ध गुप्त गोदावरी गुफाओं के भीतर है। यानी कि जो चित्रकूट है वहां पास एक गुप्त गोदावरी स्थल है, वहां पास यह बात है। इसके बाद गुफा के अंदर पड़ी पहाड़ों की चट्टानों को चीरती हुई एक प्राकृतिक जलधारा बहती है, जो अंदर ही अंदर छोटे छोटे पत्थरों से टकराकर झरने जैसा रूप ले लेती है। अंदर की गुफा की सकरी कंदराओं में पैरों के नीचे बहता यह शीतल जल पर्यटकों के लिए बहुत अद्भुत रोमांच पैदा करता है। इसके बाद जो है सतना जिले में के पास माधवगढ़ जलप्रपात है। यह सतना से लगभग 8 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक माधवगढ़ किले के पीछे पहाड़ी ढलानों पर यह मौसमी झरना बनता है। विशेषता इसकी जो है यह एक पूरी तरह से मौसमी जलप्रपात है, यानी कि केवल और केवल भारी बारिश जब होता है तभी ये जलप्रपात बनता है, इसके अलावा नहीं रहता है। इसके बाद आते हैं गिद्धराज पर्वत के छोटे छोटे जो जलप्रपात हैं। यानी कि गिद्धराज पर्वत जो सतना की रामनगर तहसील में है, अब हालांकि ये मैहर में आ गया है। तो यहाँ एक देवराज नगर के पास, यानी कि रामनगर तहसील में जो देवराज नगर एक गांव है वहां पास स्थित गिद्धराज पर्वत है और यह ऊंची मानसी गंगा नदी का उद्गम है। जो मानसी नदी जब निकलती है तो ऊपर पहाड़ी से निकलती है, तो नीचे जो गिरती है तो उसी को ये झरना बनता है। यहाँ पर पहाड़ की तलहटी में 3-4 छोटे छोटे अस्थायी जलप्रपात बन जाते हैं। घने जंगलों के बीच होने के कारण यह नजारा बेहद रोमांचक होता है। इसके बाद आता है सिंहपुर और जसों का पहाड़ियों के स्थानीय प्रपात। यानी कि सतना जिले की एक तहसील है सिंहपुर और उसी से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर जसों है। तो वहां से सतना जिले के नगौद और सिंहपुर जसों क्षेत्र के पहाड़ी रास्तों से बीच में है। इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे नदी नाले जैसे अमरण नदी की सहायक धाराएं बहती हैं। बारिश के दौरान दिनों में इन पथरीले रास्तों और छोटी घाटियों से पानी गुजरता है, जो अचानक चलते रास्ते से 10-20 फीट की कई झरने दिखाई देने लगते हैं। ये छोटे छोटे जलप्रपात हैं, इनको आप ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है। कुछ और अनछुए छोटे जलप्रपात है जिनकी हमको भी जानकारी नहीं है बस, लेकिन हमको कहीं ना कहीं से निकालने पर मिल गई है। तो कौन सी है? लिलजी जलप्रपात सतना जिला की एक कोठी तहसील है।
यहाँ पास एक छोटी सी नदी में मौसमी झरना बनता है। कई बार मौसमी झरना मतलब कि जो बरसात के मौसम में बस रहते हैं। इसके बाद आता है बउली कुंड जलप्रपात, यानी कि सतना की जो उचेहरा तहसील है वहां पास एक बउली नाम से जाना जाता है, वहां पास ये जलप्रपात बनता है, मौसमी झरना। ठीक है, और यहाँ पास ये, लेकिन जो इसकी मुख्य विशेषता है, यहाँ पास लगातार पानी धीरे धीरे बहता रहता है। इसके बाद आता है पिंडरा की गुफाएं। सतना की कोटर पिंडरा के क्षेत्र के पास स्थित ये छोटी प्राकृतिक गुफाएं हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करने आते थे। इन गुफाओं के अंदर जाने का रास्ता बेहद संकरा है। तो इसके बाद इसके साथ मैं बता दूंना चाहता हूँ कि बहुत लोग जानते हैं कि सतना और जो सतना का जो पुरवा और चचाई जलप्रपात है वो सतना जिला में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पुरवा और चचाई जलप्रपात सतना जिला में नहीं आकर के रीवा में आता है। तो जिसकी जानकारी हम जब रीवा जिले का पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। थैंक यू।